हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। ये है केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अब देखो कि जैसे मान लीजिए कि एक PCl5 गैस है और वो जब डिसोसिएट होती है तो डिसोसिएट होने पर वो जाएगी आपकी PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में। अब देखो इनिशियली में जैसे PCl5 है उसके A मोल है और PCl3 और Cl2 के कितने मोल हैं, 0 मोल। अब देखो कि मान लीजिए कि PCl5 की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फ़ा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है। इसका मतलब PCl5 के इनिशियली में जितने भी मोल हैं उन मोलों का अल्फ़ा टाइम्स कंज्यूम हो जाएगा। तो PCl5 था कितना, A इनिशियली में, और इक्विलिब्रियम तक कंज्यूम कितना हो गया, A अल्फ़ा। अब देखो PCl5 की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और PCl3 का भी 1 है और Cl2 का भी 1 है। इसका मतलब PCl5 के जितने मोल कंज्यूम होंगे उतने ही मोल PCl3 और Cl2 बनेगा। तो ये कितना हो गया, A अल्फ़ा। ये भी क्या हो गया, A अल्फ़ा। अब देखो कि इक्विलिब्रियम के ऊपर टोटल मोल्स कितने हो गए। तो इक्विलिब्रियम पर आपके टोटल मोल्स हो गए कि PCl5 के कितने मोल बचे, A माइनस A अल्फ़ा। PCl3 के कितने मोल बने, A अल्फ़ा। और Cl2 के कितने मोल बने, A अल्फ़ा। तो यहाँ से हम देखते हैं तो A अल्फ़ा से A अल्फ़ा कैंसिल, तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो गए आपके, A प्लस A अल्फ़ा। अब देखो हमेशा क्या रहता है कि मास कंजर्व रहता है। मास कंजर्व रहता है, इसका मतलब क्या होगा कि जितना मास हमने शुरुआत में PCl5 गैस का लिया था, अगर ये कंज्यूम हो जाएगा तो भी टोटल ओवरऑल, जैसे मान लीजिए PCl3 गैस और Cl2 गैस बन गई, तो अगर मैं किसी भी टाइम पर PCl5 गैस का मास प्लस PCl3 का मास प्लस Cl2 के मास को मैं ऐड करूँगा तो मास हमेशा ही कंजर्व रहेगा। तो हम लगाते हैं फ्रॉम मास कंजर्वेशन। तो मास कंजर्वेशन का मतलब इनिशियल मास इज इक्वल टू क्या होगा, किसी भी टाइम के ऊपर मास। तो मैं मास कंजर्वेशन लगाऊंगा, इनिशियल मास कितना है आपका, तो मोल्स मास इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इनटू मोलर मास। तो ये हो गया किसके मोल्स है, ये A PCl5 के मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास भी किसका होगा आपका, ये PCl5 का मास। ठीक है। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम के ऊपर भी मास सेम ही रहेगा। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर मास कितना होगा आपका, तो देखो इक्विलिब्रियम के ऊपर आपका मास होगा, जैसे M मिक्सचर इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज मोलर मास। हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि M मिक्सचर इज इक्वल टू क्या होता है, N1 M1, फर्स्ट गैस के मोल्स इंटू उसका मोलर मास, सेकेंड गैस के मोल्स उसका मोलर मास, थर्ड गैस के मोल्स इंटू उसका मोलर मास अपॉन टोटल मोल्स N1 प्लस N2 प्लस N3। अब देखो कि यहाँ पर क्या होगा कि इक्विलिब्रियम पर जो मोलर मास होगा, एवरेज मोलर मास, उसे हम M मिक्सचर कहेंगे। तो देखो ये क्या है, ये मास ड्यू टू फर्स्ट गैस। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये PCl5 गैस हो गई। ये मास ड्यू टू सेकेंड गैस, जैसे फॉर एग्जांपल PCl3 गैस हो गई। ये मास ड्यू टू थर्ड गैस, जैसे मान लीजिए Cl2 गैस हो गई। तो इक्विलिब्रियम पर ये तीन गैस ही मौजूद हैं और ये क्या होगा, इनका जो सम है, तो ये सम क्या हो गया आपका, इन तीनों गैस के का मास हो गया अपॉन टोटल मास ड्यू टू ऑल गैसेस। तो टोटल मास इज इक्वल टू कितना होगा आपका, टोटल मास इज इक्वल टू मिक्सचर का एवरेज मोलर मास इनटू टोटल मोल्स। ठीक है, तो जिस समय का एवरेज मोलर मास उसी समय के मोल्स, क्योंकि मोल्स लगातार चेंज होते जाएंगे जब तक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा। इक्विलिब्रियम के ऊपर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड सेम होती है और कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो कांस्टेंट होगी तो सभी के मोल्स भी कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर टोटल मास ड्यू टू ऑल गैसेज इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज मोलर मास एट इक्विलिब्रियम इनटू टोटल मोल्स ड्यू टू ऑल गैसेज। अब देखो इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स ड्यू टू ऑल गैसेज कितना है आपका, तो ये है आपका
A प्लस ए अल्फ़ा, ठीक है। तो A प्लस ए अल्फ़ा है, मैं A को कॉमन ले लेता हूँ, तो A इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, और मैं इसको लिख दूंगा M मिक्सचर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, M मिक्सचर A से A को कैंसिल कर देते हैं। अब देखो ये जो M ऑफ PCl5 है, इस M ऑफ PCl5 को हम MTH भी लिख सकते हैं। MTH का मतलब है थ्योरेटिकल मोलर मास, ठीक है। अच्छा, M मिक्सचर को हम क्या लिख सकते हैं, तो M मिक्सचर को हम लिख सकते हैं M ऑब्जर्व्ड, ठीक है। M ऑब्जर्व्ड मतलब ऑब्जर्व्ड मोलर मास, मतलब इक्विलिब्रियम के ऊपर टोटल मास। तो जब हम इसको पुट करते हैं तो इस इक्वेशन में क्या आएगा आपका, तो इस इक्वेशन में होगा MTH इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू M ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये रिलेशन आ गया। अब देखो कि वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी दो तरह की होगी इसमें। तो वेपर डेंसिटी एक तो होगी थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, ठीक है, और एक होगी एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी। थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी को हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होगा कि इनिशियली में जो PCl5 है गैस मौजूद थी, तो उसकी वजह से वेपर डेंसिटी, तो देखो वेपर डेंसिटी क्या होती है हम पढ़ चुके हैं पहले। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कैपिटल D है, कैपिटल D इज इक्वल टू क्या होगा, PCl5 का मोलर मास या थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, और ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी क्या होगी आपकी, M ऑब्जर्व्ड या M मिक्सचर, मतलब इक्विलिब्रियम के ऊपर एवरेज मोलर मास कितना है डिवाइडेड बाय 2। अब देखो कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 को हम बोथ साइड 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, M थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय 2, और ये भी क्या बनेगा, M ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखो कि ये M थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, कैपिटल D, और इस साइड में क्या होगा 1 प्लस अल्फ़ा और ये स्मॉल d। तो अब इसमें देखो स्मॉल d को हम नीचे ले जा सकते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, और इस तरह से हम वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में क्या रिलेशन होता है उस रिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ये जो रिलेशन है, इन रिलेशन को याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें इस तरह से क्या करो, मास कंजर्वेशन लगाओ, और मास कंजर्वेशन से इस तरह से कोई किसी भी इक्वेशन की जो रिलेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और अपने वेपर डेंसिटी के बीच में, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन के लिए देखते हैं किस तरह से रिलेशन निकालेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि N2O4 गैस है, गिव्स 2NO2 गैस, ठीक है, और T बराबर 0 पर इसके A मोल है, इसके 0 है, और N2O4 की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है, तो कंज्यूम कितना होगा, A अल्फ़ा कंज्यूम हो जाएगा। तो N2O4 के इनिशियली में मोल्स कितने हैं, A, और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है, तो कितना कंज्यूम हो जाएगा आपका, A अल्फ़ा। तो ये कितना बनेगा आपका 2A अल्फ़ा। क्यों बनेगा 2A अल्फ़ा, क्योंकि N2O4 के जितने मोल कंज्यूम होंगे उसका 2 टाइम्स मोल्स NO2 के बनेंगे। तो N2O4 कंज्यूम कितना हुआ है, A अल्फ़ा, तो A अल्फ़ा का दुगुना कितना हो गया, 2A अल्फ़ा। अब यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स कितने होंगे, N2O4 के मोल्स जो कि कितने हैं, A थे, A अल्फ़ा खर्च हो गए, तो A माइनस A अल्फ़ा मोल्स बचे हुए हैं, और NO2 के मोल्स कितने हो गए, 2A अल्फ़ा। तो टोटल मोल्स कितने होंगे आपके, A प्लस A अल्फ़ा। अब देखो सेम टू सेम हमने बात करी है फ्रॉम मास कंजर्वेशन, तो फ्रॉम मास कंजर्वेशन, तो मास कंजर्व रहता है, तो इनिशियल मास इज इक्वल टू किसी भी टाइम पे मास, तो इनिशियल मास इज इक्वल टू मास एट इक्विलिब्रियम। तो इनिशियल मास कितना है, N2O4 के मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ N2O4, जिसे हम M थ्योरेटिकल से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर
मास। तो इक्विलिब्रियम पर मास हमने अभी बात करी है कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हैं, ए प्लस ए अल्फ़ा इंटू एम मिक्सचर, मतलब एवरेज मोलर मास ऑफ गैसेज एट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से ए को हम कैंसिल कर देंगे, तो एम थ्योरेटिकल अपॉन एम मिक्सचर इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फ़ा। ये इस तरह से रिलेशन आ जाएगा। अब चाहो तो आप इसमें 1 को उस साइड में ले जा सकते हो आप। तो अगर मैं मान लीजिए कि 1 को इस साइड में ले जाऊंगा तो ये क्या होगा आपका एम टी एच अपॉन एम मिक्सचर माइनस 1 इज़ इक्वल टू एल्फ़ा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा एम टी एच माइनस एम मिक्सचर अपॉन एम मिक्सचर इज़ इक्वल टू एल्फ़ा। तो ये रिलेशन हो जाएगा इसमें। अब ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में या तो अल्फ़ा गिवन होगा और या एम मिक्सचर गिवन होगा, ठीक है, क्योंकि एम थ्योरेटिकल तो हमें पता है क्योंकि N2O4 का मोलर मास है। तो इन दोनों में से एक चीज़ गिवन होगी और दूसरी पूछेंगे। अब उसके बाद में वेपर डेंसिटी, तो थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी इज़ इक्वल टू क्या होगा N2O4 का मोलर मास, या इसको N2O4 के मोलर मास को MTH बोलेंगे डिवाइडेड बाई 2, और ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी या वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एम ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय 2। तो आप देखो कि इनको हम जब इस इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इस इक्वेशन में यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दो और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या होगा आपका एम थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाई 2। तो एम थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाई 2, एम थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस एल्फ़ा और एम मिक्सचर डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैपिटल डी और ये 1 प्लस एल्फ़ा और ये स्मॉल डी। अच्छा, इसको अब और सिंप्लीफाई करते हैं तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज़ इक्वल टू 1 प्लस एल्फ़ा। अब देखो कि इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है हमें कि कैपिटल डी बाई डी, जैसे कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी और अल्फ़ा के बीच में क्या रिलेशन होगा, N2O4 गिव्स 2NO2 है। तो वेरी सिंपल, इसमें ये क्या हो गया आपका y एक्सिस पर है तो ये y, ये x एक्सिस पर है तो ये x, और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये mx, और ये क्या होगा आपका c। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन बनेगी और स्लोप पॉजिटिव है तो ये इस तरह से होगा। अच्छा, और भी क्या पूछ सकते हैं अपन को, तो और भी पूछ सकते हैं कि d बाई डी माइनस डी अपॉन डी और अल्फ़ा के बीच में, तो इसका रिलेशन किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, 1 को उस साइड में ले जाएंगे। तो जब 1 को हम उस साइड में ले जाएंगे तो ये क्या होगा कि कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इज़ इक्वल टू एल्फ़ा। तो ये कौन सी एक्सिस पर है, y पर, तो ये y हो गया और ये x हो गया और इसका कोफिशिएंट m हो गया। तो y इज इक्वल टू mx होगा। तो y इज इक्वल टू mx मतलब ओरिजिन से पास होगी ये लाइन। तो ये इस तरह से इनके ग्राफ होंगे। अब हम नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो इसको ध्यान से समझना, इनमें एक्सप्रेशन को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, किस तरह से डिराइव करना है फ्रॉम मास कंजर्वेशन से, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AN गिव्स NA, तो t बराबर 0 पर ये कितना है A और ये कितना है 0, और AN की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है अल्फ़ा। इसका मतलब इसके जितने भी मोल हैं उनका अल्फ़ा टाइम्स कितना हो गया A अल्फ़ा कंज्यूम। अब देखो AN का कोफिशिएंट कितना है स्टोइकोमेट्रिक 1, तो AN के जितने मोल कंज्यूम होंगे उसके n टाइम्स मोल A के बनेंगे। तो AN कंज्यूम कितना हो रहा है A अल्फ़ा, तो ये कितना बन जाएगा NA अल्फ़ा। अब देखिए टोटल मोल्स कितने हो गए एट इक्विलिब्रियम, तो N टोटल इज इक्वल टू A माइनस A अल्फ़ा प्लस NA अल्फ़ा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से A को कॉमन ले लेंगे, तो A 1 माइनस अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा। अब सेम टू सेम प्रोसेस फ्रॉम मास कंजर्वेशन, तो मास हमेशा ही क्या रहता है आपका कंजर्व रहता है। तो मास कंजर्वेशन से
अब देखो कि इनिशियली में मास कितना था आपका, तो मोल्स ऑफ AN इंटू थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ AN, और इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स कितने हो गए, इक्विलिब्रियम पर टोटल मास कितना होगा, इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स जो कि कितने हैं ये है, और इनटू मास एवरेज मोलर मास एट इक्विलिब्रियम, तो ये होगा अल्फा और n-1 इंटू एम मिक्सचर। अब देखो A से A को कैंसिल कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा आपकी एक्सप्रेशन, m थ्योरेटिकल अपॉन m मिक्सचर, और ये क्या होगा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू n-1। अब देखो इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं, तो और आगे सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमें कि इस 1 को उस साइड में ले जाओ, तो जब 1 को उस साइड में ले जाएंगे तो m थ्योरेटिकल माइनस m मिक्सचर अपॉन m मिक्सचर इज़ इक्वल टू, अब ये क्या होगा अल्फ़ा इंटू n-1, तो n-1 को यहाँ पर ले जाओ और ये क्या होगा अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका कि AN का मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, और ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी या वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होगा m मिक्सचर या m ऑब्जर्व, मतलब इक्विलिब्रियम पर एवरेज मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम क्या करेंगे m थ्योरेटिकल और m मिक्सचर की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 2 इंटू कैपिटल D माइनस 2 इंटू स्मॉल d अपॉन 2 इंटू स्मॉल d और n-1 और इज इक्वल टू क्या होगा अल्फ़ा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगी इक्वेशन, कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन d और इंटू n-1 इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो ये इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हम वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है कि द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर मतलब SO3 गैस, SO2 गैस एंड O2 गैस इज़ 100/3। तो ये जो वेपर डेंसिटी है वो कौन सी वेपर डेंसिटी है, ये वेपर डेंसिटी है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, क्योंकि थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी तो इजिकल टू क्या होगा SO3 का मोलर मास जो कि कितना है आपका 48 प्लस 32 80 मोलर मास है इसका, डिवाइडेड बाय 2 वो तो 40 होता है, जबकि ये कितना है आपका 100/3 है। तो इसका मतलब ये जो 100/3 है वो वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम है। अब देखो जैसे मान लीजिए कि t बराबर 0 पर SO3 के कितने मोल है, A मोल है, और इनके कितने हैं 0 एंड 0, और इक्विलिब्रियम पर क्या होगा इसकी मान लीजिए इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन SO3 की अल्फ़ा है, तो इसके जितने भी मोल गिवन है उनका अल्फ़ा टाइम्स कितना कंज्यूम हो गया A अल्फ़ा। SO3 कितना बनेगा A अल्फ़ा, और ये कितना बनेगा A अल्फ़ा/2। क्यों बनेगा 2 A अल्फ़ा/2, क्योंकि देखो SO3 का 1 मोल कंज्यूम होगा तो O2 का कितना मोल बनेगा हाफ, तो SO3 का कंज्यूम कितना हुआ है A अल्फ़ा, तो A अल्फ़ा का हाफ कितना हो गया A अल्फ़ा/2। अब देखो इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स कितने हो गए आपके, SO3 के मोल्स कितने बचे A माइनस A अल्फ़ा, SO2 के कितने मोल बने आपके A अल्फ़ा, और O2 के कितने मोल बने आपके A अल्फ़ा/2। तो यहाँ से A अल्फ़ा से A अल्फ़ा कैंसिल कर दो आप। अब देखो A को कॉमन ले लो तो ये कितना होगा 1 प्लस अल्फ़ा/2, ये टोटल मोल्स हो गए। अब देखो कि यहाँ से हमको क्या करना है कि सबसे पहले कैपिटल D स्मॉल d गिवन है, तो स्मॉल d इज इक्वल टू कितना है आपका 100/3, और जो कैपिटल D है वो क्या होगा आपका, ये होगा 40 कैसे होगा आपका SO3 का मोलर मास जो कि कितना है 80 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया आपका 40। अब देखो क्या इसका रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन हम सेम टू सेम निकाल ही चुके हैं कि फ्रॉम मास कंजर्वेशन, तो A इंटू मोलर मास ऑफ M थ्योरेटिकल मोलर मास मतलब SO3 का मोलर मास इज इक्वल टू टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 प्लस अल्फ़ा/2 इंटू M मिक्सचर कितना है आपका M मिक्सचर ने गिवन है आपको थ्योरेटिकल ये एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी गिवन है, तो इससे इसको कैंसिल कर दो। अब इसमें क्या करो आप डिवाइडेड बाय 2 कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल D
और ये 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2 और इनटू ये क्या होगा आपका स्मॉल डी। अब देखो कैपिटल डी कितना है आपका 40 और ये 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2 और स्मॉल डी इज इक्वल टू कितना है आपका 100/3। अब ये कितना है आपका, इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 120 और ये 100 और ये कितना होगा आपका अल्फ़ा बाई 2 इंटू 100 कितना होगा 50 इंटू अल्फ़ा, तो 50 इंटू अल्फ़ा और ये कितना हो गया 20, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 0.4 और 40%। ठीक है। अब देखो कि जो मोल्स ऑफ SO2 है, तो मोल्स ऑफ SO2 कितना है A अल्फ़ा, तो यहाँ पर सबसे पहले A की वैल्यू निकालते हैं कि A इनिशियली में SO3 के मोल्स कितने हैं, तो SO3 के मोल्स बराबर क्या होगा उसका मास अपॉन उसके मोलर मास कितना है 80, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये कितना होगा आपका 5/4, तो 5/4 और इंटू 40 या 0.4, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना होगा आपका 0.5 और 1/2 जो कि हमारा आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इनिशियली में N2O4 के मोल A मोल है और NO2 के मोल्स 0 हैं और N2O4 की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है, तो कितने मोल कंज्यूम हो जाएंगे A अल्फ़ा और NO2 की कितने मोल बनेंगे 2A अल्फ़ा। अब ध्यान से देखो कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती जाएगी, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड होती जाएगी आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। अब आप देखो कि जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती जाएगी, गैसों के जो नंबर ऑफ मोल्स है एट इक्विलिब्रियम वो बढ़ते जाएंगे और गैसों के अगर नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम बढ़ते जाएंगे तो M मिक्सचर की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। कैसे, ध्यान से देखो आप, क्योंकि देखो M मिक्सचर इज इक्वल टू होता क्या है, हम पहले भी ये क्वेश्चन में देख चुके हैं, M मिक्सचर इज इक्वल टू होता है मासेस ड्यू टू ऑल गैसेस, ठीक है, और अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल गैसेस। अब आप खुद देखो कि मास ड्यू टू ऑल गैसेस हम बात कर चुके हैं, किसी भी रिएक्शन में हमेशा क्या रहते हैं, ये आपके कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है। अब रिएक्शन जैसे जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी तो क्या होगा आपका, क्योंकि इसके 1 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं आपके 2 मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो 2 मोल बन रहे हैं, मतलब जितने मोल कंज्यूम होंगे उसका दुगुने बन रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या होते जाएंगे आपके, बढ़ते जाएंगे। और ये ऊपर वाली जो चीज़ है मास ड्यू टू ऑल गैसेस वो कांस्टेंट होगी, तो M मिक्सचर है वो M मिक्सचर की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है। तो अब क्या होगा कि ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी या वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होता है M मिक्सचर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो जैसे जैसे अल्फ़ा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा आपका, रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी और गैसों के नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे और गैसों के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो M मिक्सचर कम होगा। और किस तरह से कम होगा ये हमने बता दिया। तो अब क्या होगा कि अल्फ़ा अगर बढ़ेगा तो रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और गैसों के नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, गैसों के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो M मिक्सचर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी और जो D की जो वैल्यू है ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी उसकी वैल्यू भी कम होगी। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे D 20%, D 40% और D 60%, इनमें आप ऑर्डर बताइए। तो अब आप खुद देखो D 20% का मतलब है कि N2O4 का जब 20% कंज्यूम हो जाए, D 40% का मतलब है कि N2O4 का जब 40% कंज्यूम हो जाए, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 40% है। तो और D 60% का मतलब है कि N2O4 का 60% कंज्यूम हो जाए। तो हमने अभी बात करी है कि जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी वैसे वैसे गैसों के नंबर ऑफ मोल्स क्या होते जाएंगे, आपके बढ़ते जाएंगे और गैसों के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो M मिक्सचर क्या होगा आपका, कम होता जाएगा और M मिक्सचर कम होगा तो ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी भी कम होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, D 20% सबसे ज़्यादा होगा, फिर D 40 और सबसे लास्ट में D 60। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इस तरह से हमने थ्योरी को भी कंप्लीट किया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए।
तो इसी के साथ में इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।